नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। कह रहा है PQRS एक समचतुर्भुज है। कह रहा है शीर्ष R से गुजरने वाली एक सीधी रेखा बढ़ाई गई भुजा PS के बढ़े भाग को बिंदु M पर और PQ के बढ़े हुए भाग को बिंदु N पर काटती है। कह रहा है यदि SM जो है PQ का एक तिहाई है, तो बताइए भुजा QN और PQ की लंबाई का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए भुजा जो QN है और PQ है, QN और ये जो PQ है, उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन में भुजा QN और PQ की लंबाई का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक समचतुर्भुज है PQRS। तो सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज PQRS बना लेता हूँ। दोस्तों एक समचतुर्भुज है PQRS। सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज PQRS यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे हम आसानी से इस क्वेश्चन में भुजा QN और PQ की लंबाई का अनुपात निकाल सके। दोस्तों ये हमारा एक समचतुर्भुज है। दोस्तों ये मान लीजिए ये हमारा एक समचतुर्भुज है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। मान लीजिए दोस्तों इस समचतुर्भुज का ये वाला जो शीर्ष है ये P है, ये वाला शीर्ष Q है हमारा, ये वाला जो शीर्ष है हमारा Q है, और ये वाला जो शीर्ष है मान लीजिए R है। क्या है? R है। ये वाला शीर्ष मान लीजिए R है और ये वाला शीर्ष मान लीजिए S है। क्या है? S है। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कोई पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ जानकारी लिखी गई है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि PQRS एक समचतुर्भुज है, ठीक है। कह रहा है शीर्ष R से गुजरने वाली एक सीधी रेखा बढ़ाई गई भुजा PS से M बिंदु पर मिलती है और PQ के बढ़े हुए भाग को N बिंदु पर काटती है। कह रहा है कि एक R से एक रेखा गुजर रही है। ये जो शीर्ष R है, यहाँ से एक रेखा गुजर रही है जो इस PS के बढ़े हुए भाग को M पर काटती है और PQ के बढ़े हुए भाग को N पर काटती है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ से दोस्तों इस शीर्ष से एक रेखा गुजर रही है। ये दोस्तों जो हमारा आर शीर्ष है, आर शीर्ष समचतुर्भुज का, यहाँ से एक रेखा गुजर रही है जो PQ के बढ़े हुए भाग को PQ के बढ़े हुए भाग को PQ के बढ़े हुए भाग को N पर काट रही है, N पर काट रही है, और जो PS के बढ़े हुए भाग को PS के PS के बढ़े हुए भाग को PS के बढ़े हुए भाग के M पर काट रही है। PS के बढ़े हुए भाग को कहां पर काट रही है? हो गया M पर काट रही है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। PS के बढ़े हुए भाग को कहां पर काट रही है? तो हो गया M पर काट रही है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें हमारी अच्छे तरीके से क्लियर है। दोस्तों एक मिनट और रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। दोस्तों कह रहा आर शीर्ष से एक रेखा गुजर रही है जो PS के बढ़े हुए भाग को M पर काट रही है और PQ के बढ़े हुए भाग को N पर काट रही है। हाँ, हाँ। कह रहा है कि आगे कह रहा है SM जो है, SM कह रहा है ये वाला जो SM है, कह रहा है ये जो हमारा SM है, कह रहा है ये जो हमारा SM है, इसकी जो लंबाई है, कह रहा है PQ भुजा की एक तिहाई है। PQ भुजा की एक तिहाई है। मतलब अगर PQ भुजा की लंबाई हमारा 3 यूनिट है, इस एस इस AC क्यू की लंबाई SQ की लंबाई SM की जो लंबाई है 1 यूनिट है। हाँ, कह रहा है SM की जो लंबाई है PQ भुजा की एक तिहाई है। इसका मतलब यही है कि यदि PQ भुजा की लंबाई 3 यूनिट है तो इस SM की लंबाई जो है MS या SM की जो लंबाई है 1 यूनिट है।
हाँ, हाँ। आगे कह रहा है, तब बताइए क्यूएन, ये जो हमारा क्यूएन दिख रहा है इसका, और कह रहा है ये जो पीक्यू है इनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अगर मुझे क्यूएन की लंबाई पता चल जाए तो मैं आसानी से बता सकता हूँ लंबाई अनुपात क्या होगा कभी। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम इसकी लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों हम इसकी लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ कोण बन रहा होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, बन रहा होगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, दोस्तों मैंने ये जो हमारा शीर्ष आर है, दोस्तों ये जो शीर्ष हमारा आर है, जो हमारी एस आर रेखा है उसे मैं ऐसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ। दोस्तों एस आर रेखा को मैं ऐसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है, क्योंकि दोस्तों ये जो भुजा है और ये जो भुजा है इस समानांतर चतुर्भुज, इस समानांतर चतुर्भुज, ये जो समचतुर्भुज, दोस्तों ये जो भुजा है और ये भुजा जो है समचतुर्भुज की भुजा है, और समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो होती है समान समानांतर होती है। तो यहाँ तो इस प्रकार देखा है तो ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है और ये जो समानांतर रेखा है, इन दोनों समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काट रही है, और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा होगा उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में यहाँ पर बन रहा होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाली जो रेखा और ये वाली जो रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वर्टिकल या अपोजिट एंगल हमें बराबर होगा यहाँ। मतलब अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा, थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा। बोलो हाँ क्या कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, तो ये बातें कंफर्म हो गई। हाँ, दोस्तों यहाँ पर भी तो कुछ कोण बन रहा होगा कहोगे? हाँ, यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 डिग्री का कोण बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 5 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर 5 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 डिग्री का कोण बनेगा कहोगे? हाँ, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में बाहर का जो कोण होगा वो अंदर के बने कोण के बराबर होगा इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर 5 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो है इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है, और जब किसी त्रिभुज के मिनिमम दो कोण जो होते हैं किसी अन्य त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मतलब अगर ये दो इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण इस त्रिभुज के मिनिमम दो कोण के बराबर है तो ये दोनों क्या है? त्रिभुज समरूप है। तो हाँ, समरूप है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो हाँ, अब दोस्तों और दोस्तों हमें ये बात तो पता चल गया कि भैया ये त्रिभुज जो है इसके समरूप है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हाँ, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो मैंने पूछा संगत भुजाओं का अनुपात होता है क्या? कहोगे देखिए, दो समरूप त्रिभुज के बराबर कोणों की समभुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। तो देखिए, दो समरूप त्रिभुज के बराबर कोणों की समभुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर संगत भुजा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या? होगा देखिए, अगर हमें निकालना है, अगर हमें संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो सबसे पहले हमें किसी एक त्रिभुज को पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को पकड़ता हूँ जिसकी हमें भुजा निकालनी है। हमें कौन सी भुजा निकालनी है? Q1 निकालनी है। तो इस Q1 के देखो कौन से, इस Q1 भुजा के सामने देखो कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। और इस सबसे पहले हम इसने इस कोण को हमने इस कोण को पकड़ा और इसके सामने जो भुजा है उसे लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों यही कोण मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ा, यही कोण वास्तव में दूसरे त्रिभुज में यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि खुद देखिए दोस्तों, अगर इस त्रिभुज से ये वाला कोण और ये वाला कोण इस त्रिभुज से इस वाले कोण के बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा दोनों त्रिभुजों का। होगा इस प्रकार देखा जाए तो अगर इस कोण ये कोण हमने पहले त्रिभुज में पकड़ा है तो यही कोण वास्तव में यहाँ पर मिलेगा। तो इस त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होगा? एस आर है, और एस आर की लंबाई क्या है? 3 यूनिट है। तो मैंने 3 यूनिट लिख दिया। तो ये दोस्तों क्या है? ये संगत भुजाओं का अनुपात है। इसी प्रकार दोस्तों मैं और संगत भुजाओं का अगर अनुपात निकालना चाहता हूँ तो देखिए, अगर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस त्रिभुज को आप पकड़े थे उसी त्रिभुज को फिर से पकड़िए। अगर दोस्तों मैं उसी त्रिभुज को मैंने पकड़ लिया, अगर दोस्तों मैं ये वाला कोण पकड़ता हूं तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इसकी लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखता भी हूं तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि एक साथ दो चीजों की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, दो भुजाओं की लंबाई नहीं निकाल सकते। तो इस वाले कोण को मत पकड़िए, इस वाले कोण को पकड़ा। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गया? क्यू आर है, और ये क्यू आर जो है 3 यूनिट है, क्योंकि समचतुर्भुज की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इस प्रकार क्यू आर की जो लंबाई है वो 3 है, मैंने लिख दिया। अब यही कोण वास्तव में यहाँ पर पकड़ा और वही कोण वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मिलेगा, और उसके सामने वाली भुजा क्या होगा? मैंने
तो ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। हमें पता है कि अगर ये हमें पता है कि भैया ये दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज, दोनों बराबर का साइन है। अगर मैं Q1 की भुजा निकालता हूँ, Q1 भुजा निकालता हूँ, तो Q1 भुजा की जो लंबाई आएगी 9 सेंटीमीटर आएगी, 9 यूनिट आएगी। अब इस प्रकार Q1 की भुजा की लंबाई क्या आएगी, तो 9 यूनिट आएगी। हमसे पूछ रहा था कि ये जो Q1 है और ये जो PQ है, इनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए Q1 भुजा की लंबाई जो है 9 यूनिट है, और ये जो PQ भुजा है इसकी लंबाई जो है 3 यूनिट है। अगर हमें अनुपात निकालना है तो दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड यहाँ पर करता हूँ, तो 3:1 आया। मतलब क्या होगा, मतलब Q1 और PQ की लंबाई का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। क्या होगा, 3:1 होगा। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसी क्रम में आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि PQRS एक समचतुर्भुज है, कह रहा है जिसमें कोण PQR जो है 110 डिग्री है। कह रहा है यदि विकर्ण PR खींचा जाए तो कोण SPR क्या होगा, हाँ देखो दोस्तों, कह रहा है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले मुझे एक समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक समचतुर्भुज बना लिया है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समचतुर्भुज यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस समचतुर्भुज की ये वाली जो भुजा है हमारी, वो वास्तव में ये वाली, मान लीजिए इस समचतुर्भुज का ये वाला जो शीर्ष है P है, और ये वाला शीर्ष जो है Q है, और ये वाला शीर्ष जो हमारा है R है, और ये वाला शीर्ष जो है S है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। आखिर क्वेश्चन में भी कुछ जानकारी लिखी गई होगी। कह रहा है कि PQRS एक समचतुर्भुज है, कह रहा है कि जिसमें कोण PQR जो है कह रहा है 110 डिग्री है। क्या है, 110 डिग्री है। हाँ, आगे हमसे कह रहा है यदि विकर्ण PR खींचा जाए, कह रहा है कि ये जो विकर्ण PR है, अगर ये खींचा जाए तो कोण SPR का मान क्या होगा, मतलब ये इस वाले कोण का मान क्या होगा, ये तो पूछ रहा होगा। तो आइए दोस्तों हम कोण SPR का मान निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ इस त्रिभुज को हम इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस वाले त्रिभुज में दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। हाँ, अगर दोस्तों चारों भुजाएं बराबर होती है किसी भी समचतुर्भुज की, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज की ये इस वाली भुजा की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस वाली भुजा की होगी। हाँ, मतलब इस त्रिभुज की ये वाली जो भुजा, इस त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है, इन दोनों की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर दोस्तों इस त्रिभुज की ये वाली और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तो बात पता चलेगा कि भैया अगर ये दोनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है, तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब इस भुजा के सम्मुख कोण ये जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का वास्तव में कोण इस भुजा के सम्मुख ये वाला होगा। दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। उस 180 डिग्री में से दोस्तों इस कोण की भागीदारी 110 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी। देखिए इन दोनों कोणों की भागीदारी जो होगी हमारी 70 डिग्री की होगी। मतलब दोनों कोणों का योग क्या है, 70 डिग्री है। दोस्तों दोनों क्या है, बराबर कोण है। मतलब दो बराबर कोणों का योग क्या है, 70 डिग्री है। अगर दोस्तों दो बराबर कोणों का योग 70 डिग्री है, तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना डिग्री, तो 35 डिग्री है। मतलब ये वाला जो कोण है हमारा ये भी 35 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है हमारा ये भी 35 डिग्री है। हाँ ठीक है, इस प्रकार से तो ये वाला कोण हमारा क्या होगा, 35 डिग्री है। जहां तक सारी चीजें क्लियर है तो ठीक है। अब दोस्तों और आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं एक दूसरे को। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समचतुर्भुज में भी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समानांतर होगी। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतनी डिग्री का कोण वास्तव में यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर तो 35 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 35 डिग्री का कोण बनेगा। तो हाँ, यहाँ पर भी 35 डिग्री का ही कोण बनेगा। बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप इसके माध्यम से नहीं निकाल सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
जैसे दोस्तों अगर ये हमें पता है कि किसी भी समचतुर्भुज की तो इस तरीके इसे इस कोड का भी प्रयोग करके हम निकाल सकते थे। कैसे? आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों हमें ये बात पता चल गई कि भैया ये वाला जो कोण होगा ये इनमें से इन दोनों में से प्रत्येक कोण जो होगा 35 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला कोण भी 35 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी हमारा 35 डिग्री होगा। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी समचतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज में किन्हीं भी दो संलग्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ समचतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये जो आकृतियां होती हैं इनमें किन्हीं भी दो संलग्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। दोस्तों उस 180 दोस्तों उस 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ तो उस 180 डिग्री में से दोस्तों उस 180 डिग्री में से दोस्तों इस कोण की भागीदारी 110 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो 70 डिग्री होगी। मतलब ये वाला जो पूरा कोण है वो 70 डिग्री है। और उस 70 डिग्री में से दोस्तों इस कोण की भागीदारी अकेले की 35 डिग्री है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो इस कोण की भी भागीदारी 35 डिग्री होगी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो देखो आप इसी चीज को और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? एक तरीका और है दोस्तों, हमें ये बात पता चल गई है कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला जो कोण है दोस्तों, अगर मैं देखूं इसे दूसरे तरीके से कर सकता हूं। और कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस नियम की लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने त्रिभुज वाला नियम लगाया इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा गया था कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो एक बात बताइए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समचतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, इसमें किन्हीं भी दो संलग्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इस 180 डिग्री में से दोस्तों इस कोण की भागीदारी तो 110 डिग्री की है। हो गया हाँ, तो इस कोण की भागीदारी कितने की होगी? तो 70 डिग्री होगी। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? तो 70 डिग्री है। 70 डिग्री है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ 70 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बताया था किसी भी समचतुर्भुज तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? 70 डिग्री है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी समचतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। बताया था कि नहीं? को हाँ, अगर दोस्तों किसी भी समचतुर्भुज में विकर्ण जो होता है शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी ये इस समचतुर्भुज में भी ये विकर्ण जो है इस शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। दोस्तों ये वाला जो पूरा कोण था वो 70 डिग्री था और जब इस विकर्ण को खींचा गया तो ये जो कोण था पूरा 70 डिग्री ये दो बराबर भागों में बट गया। मतलब ये वाला कोण जो है ये हमारा 35 डिग्री हो गया और ये वाला कोण भी हमारा क्या हो गया? 35 डिग्री हो गया। हाँ, इस प्रकार दोस्तों हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। हाँ, लेकिन हमसे पूछा गया था पी क्यू आर का मान क्या होगा? तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर का मान होगा 35 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हम तीन तरीके से हम और भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये वाला कोड दिया गया था, ये वाला कोड निकाल के हम कर सकते थे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो समचतुर्भुज है समचतुर्भुज जो होता है बहुत ही अच्छा, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बनते हैं और इसमें मेरे ख्याल से ना के बराबर फॉर्मूले लगाने की जरूरत होती है। आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है अगर आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता है समचतुर्भुज के बारे में। तो कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, कह रहा है जिसमें कोण क्यू आर एस जो है 60 डिग्री है। कह रहा है यदि विकर्ण पी आर और क्यू एस एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं तो विकर्णों की लंबाई का अनुपात मतलब पी आर और क्यू एस का क्या होगा? हाँ दोस्तों, एक समचतुर्भुज है पी क्यू आर एस, तो मैं एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस बना दिया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? इसके दोनों विकर्ण जो है पी आर और क्यू एस एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। दोस्तों ये जो पी आर विकर्ण और ये जो हमारा क्यू एस विकर्ण है, इस समचतुर्भुज का जो क्यू एस विकर्ण है, पी आर और क्यू एस जो विकर्ण है एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। कहां पर काटते हैं? एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है तो विकर्ण पी आर ये जो पी आर है और कह रहा है ये जो क्यू एस है इनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा? हाँ, जिसमें हमें दोस्तों कोण क्यू आर एस की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री दी गई है। क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है। तो मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है,
दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि किसी भी समचतुर्भुज में जब विकर्ण खींचा जाता है तो विकर्ण जो होता है शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री है तो इस विकर्ण को खींचने पर ये जो पूरा कोण है शीर्ष पर बनने वाला है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, मतलब प्रत्येक कोण 30-30 डिग्री हो गया होगा। ये वाला कोण भी 30 डिग्री है और इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री हो गया होगा। बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ। ठीक है, आप इसे भी लेके कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये जो विकर्ण है समचतुर्भुज के ये भी आपस में 90 डिग्री पर ही काट रहे होंगे, कभी हाँ 90 डिग्री पर ही काट रहे हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो हमारी दिख रहा है, ये जो हमारा त्रिभुज दिख रहा है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। आप मुझे बताइए एक बार, साइन थीटा बराबर होता है क्या? तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन 30 बराबर भी हमारा क्या होगा? साइन 30 बराबर भी हमारा लंब बटे कर्ण होगा, कहोगे हाँ। साइन 30 बराबर भी हमारा लंब बटे कर्ण क्या होगा, कहोगे हाँ। अगर साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण होता है तो साइन 30 बराबर भी लंब बटे कर्ण होगा, कहोगे हाँ। लंब क्या है, कहोगे देखिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा क्यू ओ है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्यू आर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन 30 बराबर होगा हमारा लंब बटे कर्ण के मतलब क्यू ओ अपॉन क्यू आर के होगा, तो क्या है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 1/2 होती है। तो इस प्रकार क्यू ओ अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू ओ और क्यू आर की लंबाई का जो अनुपात आया वो क्या आया, 1/2 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि क्यू ओ की लंबाई 1 यूनिट है, क्यू ओ की लंबाई 1 यूनिट है, तो इस क्यू आर की जो लंबाई होगी 2 यूनिट होगी, कहोगे हाँ 2 यूनिट होगी। बोलो हाँ कि ना, कहोगे। एक बात बताइए दोस्तों, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और किसी भी समकोण त्रिभुज में जब हमारा कर्ण 2 यूनिट होता है और लंब हमारा 1 यूनिट होता है तो आधार हमारा √3 यूनिट होता है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ये पाइथागोरस नियम कहता है। ठीक है, इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये जो हमारा ये अगर हमारा लंब 1 यूनिट है तो आधार हमारा √3 होगा और हमारा कर्ण हमारा 2 यूनिट होगा। तो ये जो मैंने किया है, ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप तो तुरंत देख के बता सकते हैं। हमने यहाँ पर दोस्तों आपको देख रहे हैं कि साइन 30 की वैल्यू हुई वास्तव में लंब और कर्ण का अनुपात बन रही है। साइन 30 की वैल्यू क्या बन रही है, लंब और कर्ण का अनुपात बन रही है। अगर तो यहाँ पर 60 होता तो साइन 60 की वैल्यू लंब और कर्ण का अनुपात बनता। हाँ हाँ, तो आपको तो यहीं पर बताना चाहिए था, आपको ये सब निकालने की जरूरत ही ना थी। आप खुद देखते कि साइन 30 की वैल्यू होती क्या है, तो बताइए साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। इसका मतलब यही है कि यदि लंब हमारा 1 है तो हमारा कर्ण जो होगा 2 ही होगा। क्या होगा, 2 होगा। और जब लंब हमारा 1 होता है, कर्ण हमारा 2 होता है, तो आधार हमारा √3 होता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हमसे पूछा गया था कि ये जो पी आर है और ये जो क्यू एस है इनकी लंबाई का अनुपात होगा, क्या होगा। तो पी आर और क्यू एस की लंबाई का अनुपात वही होगा जो वास्तव में इस खंड का इस खंड के साथ अनुपात होगा। तो इस खंड के साथ अनुपात क्या है, देखिए इस खंड के साथ जो अनुपात है वो 3:1 करेगा। तो जो अनुपात इस खंड के साथ होगा वही अनुपात तो पी आर भुजा का, पी आर विकर्ण का क्यू एस विकर्ण के साथ होगा। तो इस प्रकार देखा तो इस खंड के साथ अनुपात क्या होगा, 3:1 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पी आर विकर्ण और क्यू एस जो विकर्ण है उनकी लंबाई का भी अनुपात क्या होगा, √3:1 होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये अगले क्वेश्चन को उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आखिर कहना कह रहा कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की जो लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। कह रहा इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, दोस्तों आप मुझे बताइए किसी भी समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है भुजा का 4 गुने के बराबर होता है। किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है समचतुर्भुज की भुजा के 4 गुने के बराबर होता है। तो दोस्तों जब तक मुझे भुजा नहीं पता होगा, समचतुर्भुज का साइड नहीं पता होगा, तब तक तो मैं नहीं बता सकता हूँ परिमाप तो होगा। हाँ, तो सबसे पहले हमें भुजा पता करनी पड़ेगी समचतुर्भुज की, तभी हम परिमाप बता सकते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है दोस्तों, मान लीजिए समचतुर्भुज वो हमारा PQRS। कह रहा है कि जो समचतुर्भुज है उसकी विकर्णों की लंबाई जो है 12 और 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वाला जो विकर्ण है इसकी लंबाई 12 है और इसकी विकर्ण की लंबाई 16 है। आप मुझे बताइए, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। हाँ? मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे को बराबर दूरी पर काट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर ये 12 है तो ये इस खंड की लंबाई हमारा 6 हो जाएगा। अगर ये हमारा 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 8 हो जाएगी। हाँ,
ठीक है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है, कि किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या हुआ 90। दोस्तों ये हमारा क्या कहोगे समचतुर्भुज है, नहीं ये हमारा क्या कहोगे ये एक समकोण त्रिभुज है। और जब किसी समकोण त्रिभुज की आधार हमारा 6 होता है और हमारा लंब 8 होता है तो हमारा कर्ण क्या होता है 10 होता है। इस प्रकार तो देखा जाए, इस प्रकार देख रहे तो समचतुर्भुज का जो भुजा है वो क्या है 10 है। आप मुझे बताइए अगर समचतुर्भुज की भुजा 10 है तो इसका परिमाप क्या होगा, क्योंकि किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है भुजा की लंबाई के 4 गुने के बराबर होता है। मतलब दिखाए तो अगर इसकी लंबाई भुजा की लंबाई 10 है तो इसके परिमाप क्या होगा 40 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा 40 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। कह रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि कोण पी क्यू आर जो है 60 डिग्री है तो विकर्ण क्यू एस की लंबाई ज्ञात करिए। विकर्ण क्यू एस की लंबाई ज्ञात करिए कहोगे। तो आइए हम विकर्ण क्यू एस की लंबाई ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये हमारा समचतुर्भुज है पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज यहाँ पर पी क्यू आर एस बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज यहाँ पर पी क्यू आर एस बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस बना लिया है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो समचतुर्भुज है इसका प्रत्येक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये भी 10 है, ये भी हमारा 10 है, ये भी हमारा 10 है और ये भी हमारा क्या है 10। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये भी हमारा क्या है 10। बोलो हाँ कि ना कहोगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमारी क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमारी क्लियर है, मेरे क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि यदि कोण पी क्यू आर जो है, कह रहा है कोण पी क्यू आर जो है अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो विकर्ण क्यू एस की लंबाई क्या होगी। कह रहा है कि अगर ये पूरा हमारा 60 डिग्री है तो विकर्ण जो है हमारा क्यू एस, विकर्ण कहा गया क्यू एस। कह रहा है ये जो विकर्ण हमारा क्यू एस है, ये जो विकर्ण हमारा क्यू एस है, ये जो हमारा विकर्ण क्यू एस है इसकी लंबाई क्या होगी। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर विकर्ण क्यू एस की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जब भी समचतुर्भुज का जिक्र हो, समचतुर्भुज का जिक्र हो तो वहां पर आपकी कोशिश यही होना चाहिए कि दोनों विकर्णों को खींचकर, दोनों जो डायगोनल होते हैं समचतुर्भुज के दोनों जो डायगोनल होते हैं उनको खींचकर फायदा उठाने की जरूर कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों दोनों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और 90 डिग्री पर काटने के कारण वहां पर समकोण त्रिभुज बनता है और समकोण त्रिभुज बनने की वजह से बहुत बड़ा फायदा हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों विकर्ण को खींचकर जरूर फायदा उठाने की कोशिश करिए। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, ये जो पी आर विकर्ण में खींच लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। तो मैंने यहाँ पर पी आर विकर्ण को तो आपको चित्र देता है कि किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो मैंने यहाँ तो देखा है तो यहाँ पर भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये वाला जो हमारा है ये वास्तव में हमारा ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, जब ये विकर्ण खींचा गया है तो ये कोण तो दो बराबर भागों में बट गया, क्योंकि आपको चित्र ये पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण होता है शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इस कोण को भी तो दो बराबर भागों में बांटा होगा कहोगे हाँ, इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटा होगा। मतलब अगर ये पूरा कोण हमारा 60 डिग्री का था तो इस विकर्ण ने इस कोण को 30 डिग्री के में बांट दिया है। मतलब ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री हो गया। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। दोस्तों अब आपको पता है अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यदि हमारा लंब 1 यूनिट है तो हमारा जो कर्ण है वास्तव में 10 यूनिट है। बोलो हाँ कि ना कहोगे। अगर हमारा लंब 1 यूनिट है तो हमारा कर्ण क्या होगा 2 यूनिट। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि जब हमारा लंब 1 यूनिट होता है कर्ण हमारा 2 यूनिट होता है तो हमारा आधार जो होता है √3 होता है। √3 ठीक है, यहाँ तक सही है, समझ में आ गया। तो हाँ इस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे अनुसार देखा जाए तो कर्ण हमारा क्या होगा 2 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये कर्ण 2 हमारा नहीं है, वास्तव में 10 है। दोस्तों हमारे अनुसार देखा जाए तो ये वाली जो भुजा है 2 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10 है। मतलब 2 यूनिट बराबर है 10। तो 1 यूनिट बराबर कितने को देखिए 1 यूनिट बराबर है 5 में, 1 यूनिट बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है ये वाली भुजा क्या होगी। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई √3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी √3 होगी। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई √3 है तो यहाँ से भी यहाँ तक की लंबाई √3 होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरी भुजा जो है 2 √3 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 √3 है तो 2 √3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 2 √3 की वैल्यू जो होगी हमारी
तो √3 की वैल्यू हमारी जो होगी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 10 √3। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10 मतलब जो हमारा विकर्ण है, मतलब जो हमारा विकर्ण है QS, ये जो विकर्ण है उसकी लंबाई क्या है 10 √3 है। क्या है 10 √3 है। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई है तो यहाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज एक्स वाई, एक मिनट रुकिए, XYWZ होना चाहिए था। क्योंकि पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना, जब अगर उल्टा लिखा है तो सही नहीं लगता है। XYWZ कह रहा है कि एक समचतुर्भुज XYWZ के विकर्णों की लंबाई जो है क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। कह रहा है इस समचतुर्भुज की भुजा का वर्ग क्या होगा। जब तक हमें भुजा नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बता सकते कौन है। तो आइए हम सबसे पहले इस समचतुर्भुज की भुजा निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक समचतुर्भुज है तो सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों एक समचतुर्भुज हमारा XYWZ, एक मिनट हो जाइए, एक मिनट हो जाइए, यहाँ पर WXYZ कर लीजिए और अच्छा लगेगा। ठीक है, WXYZ। दोस्तों एक समचतुर्भुज हमारा है WXYZ। तो सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ WXYZ। ये मान लीजिए W है, ये हमारा X है, ये हमारा Y है, ये हमारा Z। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। सारी चीजें कह रहा है कि जिसके ये जो WXYZ हमारा समचतुर्भुज है, कह रहा है इसके विकर्णों की जो लंबाई है, विकर्ण कौन से होगा, ये वाले और ये वाले, इन दोनों विकर्णों की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो विकर्ण दोनों है उनकी लंबाई क्रमशः 12 और 16, 12 है कि 16 और 12 सेंटीमीटर है। मतलब अगर ये वाला 16 है तो ये वाला हमारा 12 है। दोस्तों आपको चित्र के पता है कि किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। मतलब होगा, मतलब इस खंड की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई इस खंड की होगी, और जितनी लंबाई इस खंड की होगी उतनी ही लंबाई इस खंड की होगी। एक बात बताइए, अगर ये हमारा विकर्ण जो है 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी। तो देखिए अगर ये हमारा पूरा 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 8 होगी। इसी प्रकार अगर ये हमारा 12 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, तो 6 होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ पर 90 बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा, हो गया। एक बात बताइए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और जब किसी समकोण त्रिभुज का आधार हमारा 8 होता है, लंब हमारा 6 होता है, तो हमारा कर्ण क्या होता है, तो देखिए कर्ण हमारा 10 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो समचतुर्भुज का जो भुजा है वास्तव में 10 है। लेकिन हमसे भुजा नहीं पूछा गया था, हमसे कहा था कि भुजा का वर्ग क्या होगा। तो हम कह सकते हैं, ये देखिए अगर समचतुर्भुज की भुजा 10 है तो इसके भुजा का जो वर्ग होगा वास्तव में वो 100 होगा। 100 होगा, बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। 100 होगा, बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बोलो यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में, अब दोस्तों आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के आकार के खेल, एक समचतुर्भुज के आकार के खेल के मैदान का परिमाप जो है 116 सेंटीमीटर है, 116 मीटर है। कह रहा है इसके एक विकर्ण जो है की लंबाई 42 मीटर है। कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल और दूसरे विकर्ण की लंबाई याद करिए। हाँ, कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्र और दूसरे विकर्ण की लंबाई याद करिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समचतुर्भुज है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समचतुर्भुज है, और इस समचतुर्भुज का मान लीजिए ये वाली जो भुजा हमारी है, ये वाला जो शीर्ष है ये P है, और ये वाला शीर्ष जो है Q है, और ये वाला शीर्ष जो है R है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समचतुर्भुज है, और इस समचतुर्भुज का ये वाली जो भुजा हमारी है ये P शीर्ष है जो है ये P है, ये वाला शीर्ष Q है, ये वाला शीर्ष हमारा R है, ये वाला शीर्ष जो है हमारा S। दोस्तों मैंने क्या किया, P शीर्ष को R शीर्ष से मिला दिया। दोस्तों मैंने यहाँ पर P शीर्ष को R शीर्ष से मिला दिया, P शीर्ष को R शीर्ष से मिला।
इसी प्रकार दोस्तों मैंने क्यू सीरीज को एस सीरीज से भी मिला दिया। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि जो हम शीर्षों को मिला रहे हैं, मिलाने वाली जो रेखा है वो कुछ और नहीं है, विकर्ण है। कहोगे हाँ, समचतुर्भुज की विकर्ण है। मान लीजिए दोस्तों ये जो समचतुर्भुज है, ये जो हमारा समचतुर्भुज पी क्यू आर एस है, इसका पहला जो विकर्ण है वो D1 है और जो दूसरा विकर्ण है हमारा वो D2 है। क्या है? D1 है, पहला विकर्ण हमारा D1 है और दूसरा विकर्ण हमारा क्या है, D2 है। दोस्तों आपको चित्र किस पता है, दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा पहला विकर्ण है समचतुर्भुज की वो D1 है और दूसरा जो विकर्ण हमारा है, ठीक है। अगर दोस्तों किसी भी समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, अगर दोस्तों इस समचतुर्भुज पी क्यू आर एस का पहला विकर्ण हमारा D1 है और दूसरा विकर्ण हमारा D2 है, तो इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वास्तव में 1/2 D1 इंटू D2 होगा। दोस्तों अगर दोस्तों इस समचतुर्भुज का पहला विकर्ण हमारा D1 है और दूसरा विकर्ण हमारा D2 है, तो ऐसी स्थिति में इस समचतुर्भुज का जो एरिया होगा 1/2 D1 इंटू D2 होगा। 1/2 D1 इंटू D2 होगा। मतलब दोनों विकर्णों के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। मतलब दोनों विकर्णों की लंबाई के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होगा। हाँ, तो यही तो है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लेकिन ये निकल के कहां से है, आइए मैं इसकी बात चर्चा कर लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होता है। मतलब अगर पहला विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है तो उसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव करने के लिए मैंने एक समचतुर्भुज PQRS बना लिया। मान लीजिए इस समचतुर्भुज का ये जो पहला विकर्ण है वो हमारा D1 है और दूसरा विकर्ण हमारा D2 है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर अगर ये पूरा विकर्ण हमारा D2 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी हमारी D2/2 होगी। बोलो हाँ कि ना होगी, D2/2। इसी प्रकार तो अगर ये पूरी लंबाई हमारी D1 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी D1/2 होगी। बोलो हाँ कि ना होगी। दोस्तों आपको चित्र की पता है कि किसी भी समचतुर्भुज से विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। आप मुझे बताइए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज की ये वाली भुजा हमारी कहलाएगी लंब और ये हमारी आधार कहलाएगी। आप मुझे बताइए इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एक तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमारा क्या है, तो देखिए आधार हमारा D1/2 है और लंब हमारा D2/2। इस प्रकार देखें तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वास्तव में ये होगा। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि जब किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण खींचे जाते हैं तो पूरा क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। उसमें से एक भाग का क्षेत्रफल ये है तो चारों भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए चारों भाग का क्षेत्रफल ये होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वास्तव में ये होगा। अब मैं इसे काटा पीटी मचाता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये इस चार से ये दोनों कैंसिल लेंगे। इस प्रकार देखें कि इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आया है 1/2 D1 इंटू D2 निकल कर आया। यही से एक नियम। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है निकल कर आया है वो कुछ और नहीं है, दोनों विकर्णों के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर निकल कर आया है। तो यही से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, यही से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी समचतुर्भुज एक मिनट रुकिए यहाँ पर। यहीं से एक नियम रहता है कि किसी भी समचतुर्भुज जो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण किसी भी समचतुर्भुज विकर्ण जो होता है, किसी भी समचतुर्भुज जो क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों और समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों के मल्टीप्लिकेशन के आधे के बराबर होते हैं। मतलब अगर समचतुर्भुज का पहला विकर्ण हमारा D1 है और दूसरा विकर्ण हमारा D2 है तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/D1 इंटू D2 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी
नहीं है। ये सारी चीजें जो आपने बताई है, ये सारी चीजें हमेशा हमें ध्यान रहेंगी, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है विकर्णों के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होता है। मतलब अगर किसी समचतुर्भुज के विकर्ण जो है, पहला विकर्ण d1 है और दूसरा विकर्ण d2 है, तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 × d2, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि एक समचतुर्भुज के आकार का खेल का मैदान है, कह रहा है उसका परिमाप जो है 116 सेंटीमीटर है, कह रहा है इसका एक विकर्ण जो है 42 है, और मैदान, तब बताइए मैदान का क्षेत्रफल और दूसरे विकर्ण की लंबाई। हमसे मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो दोनों विकर्णों की लंबाई हमें पता होनी चाहिए। हाँ तो अगर आपको दोस्तों दोनों विकर्णों की लंबाई पता नहीं है तब भी आप निकाल सकते हैं, ऐसी बात तो है, निकाल सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए जिस खेल की मैदान की बात हो रही है, जिस समचतुर्भुज के आकार का जो खेल का मैदान की बात हो रही है, वो वास्तव में ये है खेल का मैदान। समचतुर्भुज का जो आकार का खेल का मैदान है वो वास्तव में ये है, मान लीजिए, ठीक है। दोस्तों जो हमारा समचतुर्भुज के खेल का मैदान है, समचतुर्भुज के आकार का जो खेल का मैदान था, उसका परिमाप जो था हमारा 116 मीटर था, 116 मीटर, ठीक है। दोस्तों जो समचतुर्भुज के खेल का मैदान था, समचतुर्भुज के आकार वाला जो खेल का मैदान था, उसका एक विकर्ण जो है 42 मीटर दिया है। तो एक विकर्ण जो दिया है 42 मीटर दिया है, 42 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। दूसरा जो विकर्ण है समचतुर्भुज के खेल का, जो समचतुर्भुज के आकार वाला जो खेल का मैदान है, उसका दूसरा विकर्ण क्या होगा। मतलब इस विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है। अगर ये वाला विकर्ण हमें दिया गया है तो इस विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है, और हमसे क्षेत्रफल भी तो पूछ रहा है, तो भी हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो हमारा खेल का मैदान है, जो समचतुर्भुज के आकार वाला जो खेल का मैदान है, इसका परिमाप हमें 116 मीटर दिया है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, वो भुजा के 4 गुने के बराबर होता है। हाँ, मतलब देखा जाए तो दोस्तों हमें पता है किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है भुजा के 4 गुने के बराबर होता है। हाँ, मतलब इसके अंदर देखा जाए तो 4 भी मौजूद है, भुजा का 4 गुना मौजूद है, मतलब 4 भी मौजूद है और साइड भी मौजूद है। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो हमें साइड निकल कर आएगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो 4 दूनी 8, 4 में 36। इस प्रकार देख रहे तो समचतुर्भुज की जो भुजा है वो वास्तव में 29 है। ये वाली जो भुजा है समचतुर्भुज के आकार वाला जो हमारा मैदान था खेल का, उसकी प्रत्येक भुजा जो है 29 मीटर है। दोस्तों जो हमारा समचतुर्भुज के आकार वाला खेल का मैदान है, उसके एक विकर्ण जो है 42 है। मतलब ये वाला विकर्ण अगर मान लिया जाए 42 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी, तो आपको चित्र ये पता है कि यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा 90 डिग्री। दोस्तों आप मुझे बताइए, जब हमारा लंब है दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और आपको चित्र ये पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, ये मान लीजिए ऊपर काट रहे हैं दोनों विकर्ण, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाँ, तो ये इधर गया, तो इधर जाएगा तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर आएगा। इस प्रकार अगर मैं क्यू ओ स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या निकल कर आएगा, देखिए 8 इंटू जोड़ेंगे तो 50। अब दोस्तों यहां से मैं अगर क्यू ओ की वैल्यू निकालता हूं तो 2 इंटू 10 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगा, 20 है। तो एक बात बताइए, अगर यहां से यहां तक की लंबाई 20 है तो यहां से यहां तक की भी लंबाई 20 होगा, कब। हाँ दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये एक दूसरे को बराबर दूरी पर काट रहे हैं। मतलब दो ये जब ये काट रहे होंगे तो ये जो पूरा विकर्ण है 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जा रहा होगा। दोनों विकर्ण जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जा रहे हैं। तो ये जो विकर्ण था, इस विकर्ण के काटने पर ये विकर्ण जो है 2 बराबर भागों में बढ़ गया। उसमें से एक खंड की लंबाई जो है 20 है, तो दूसरे खंड की भी लंबाई 20 होगी। अगर तो एक खंड की लंबाई 20 है तो दो खंड की लंबाई क्या होगी, दोनों खंड की जो लंबाई होगी 40 होगी। मतलब जो दूसरा विकर्ण है वो वास्तव में 40 मीटर है। क्या है, 40 मीटर है, ठीक है। हमसे क्षेत्रफल पूछा था, तो आइए क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि किसी भी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 × d2 होता है। d1 क्या है, 42 है,
और D2 हमारा क्या होगा 40। इस प्रकार देखें तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा ये होगा कभी ये सब इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वास्तव में ये होगा। अगर मैं यहाँ पर काटा पीटी मचाता हूँ तो क्या होगा, देखिए जब आप काटा पीटी मचाओगे तो ये 20 होगा और 42 गुना होता है हमारा क्या 84। इस प्रकार देखा है तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा 840 मीटर स्क्वायर आएगा। हाँ, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आएगा 840 मीटर स्क्वायर आएगा, 840 मीटर स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए एक समचतुर्भुज कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 4 की है, कह रहा है इसके दोनों विकर्णों की लंबाई का योग जो है s है, कह रहा है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ दोस्तों एक समचतुर्भुज है, मान लीजिए दोस्तों जिस समचतुर्भुज की बात हो रही है वो कुछ और नहीं है, वो हमारा समचतुर्भुज PQRS है। मान लीजिए दोस्तों जिस समचतुर्भुज की बात हो रही है वो समचतुर्भुज हमारा कुछ और नहीं, कोई और नहीं, वो वास्तव में समचतुर्भुज PQRS। ठीक है दोस्तों एक समचतुर्भुज है PQRS। ठीक है, उसकी जो उसका परिमाप जो है 4K है। हाँ कह रहा है कि जो दोनों विकर्ण है उनकी लंबाई का योग जो है कह रहा है S। मतलब अगर पहला विकर्ण हमारा D1 है और दूसरा विकर्ण हमारा D2 है तो D1 और D2 D1 प्लस D2 बराबर हमें क्या दिया है S दिया है। बोलो हाँ कि नहीं तो हाँ। अगर पहला विकर्ण हमारा D1 है और दूसरा विकर्ण हमारा D2 है तो D1 प्लस D2 बराबर S दिया है। ठीक है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आइए क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर समचतुर्भुज का परिमाप जो है 4K है तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। तो बताइए किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप जो होता है, किसी भी समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो भुजा के 4 गुने के बराबर होता है। भुजा के 4 गुने के बराबर होता है, मतलब इसके अंदर देखें तो भुजा का 4 गुना मौजूद है। मतलब 4 भी मौजूद है और भुजा भी मौजूद है। अगर तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो भुजा ही तो मिलेगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया। इस प्रकार देखा जाए तो समचतुर्भुज की जो भुजा है वास्तव में केवल। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये हमने मान लिया है कि पहला विकर्ण हमारा D1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी D1/2। हमने माना है कि पहले दूसरा विकर्ण जो है D2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी D2/2। दोस्तों आपको चित्र की पता है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम जो होता है, समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का जो सम होता है सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब D1/2 का जो होल स्क्वायर होगा और D2/2 का जो होल स्क्वायर होगा का सम जो होगा वो वास्तव में के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो D1 का स्क्वायर और D2 का जो स्क्वायर का सम होगा वो वास्तव में 4K स्क्वायर के बराबर होगा। 4K स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, 4K स्क्वायर के बराबर होगा। हमें क्या निकालना था, देखिए हमें निकालना था क्षेत्रफल। तो आइए क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मैं इसे D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। D1 प्लस D2 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया। अगर तो मैं इसे लिखता हूँ D1 प्लस D2 के होल स्क्वायर के रूप में तो हमें तो ये चीज मिलेगा, लेकिन 2 प्लस में 2D1 इंटू D2 फालतू मिलेगा। तो उसको प्रभाव निरस्त करने के लिए मैंने माइनस का 2D1 इंटू D2 कर दिया। अब दोस्तों बताइए इस चीज को क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। बराबर क्या था 4K स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों D1 प्लस D2 का मान क्या दिया है, S दिया। मैं S रखूंगा तो यहाँ पर S स्क्वायर आएगा, यहाँ पर जाएगा। इस प्रकार देखा है तो माइनस 2D1 इंटू D2 बराबर आएगा 4K स्क्वायर माइनस S। अब S स्क्वायर, हाँ माइनस S स्क्वायर आएगा। अब दोस्तों अगर मैं 2D1 इंटू D2 की बात करता हूँ, 2D1 दोस्तों 2D1 इंटू D2 माइनस 2D1 इंटू D2 की वैल्यू क्या है, 4K स्क्वायर माइनस S स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर मैं 2D1 इंटू D2 की बात करता हूँ तो S स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर आएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों ओर 4 से भाग दिया। अगर मैं दोनों ओर 4 से भाग देता हूँ, मैं दोनों ओर 4 से भाग देता हूँ तो क्या मिलेगा, जब आप 4 से इसे भाग दोगे तो 2 से 4 वो कैंसिल, 4 जो होगा 2 से कैंसिल होगा।
तो केवल 2 ही बचेगा, अपोन में 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर तो हमें मिलेगा 1/2 d1 इंटू d2 मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए एस स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर अपॉन। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों के मल्टीप्लिकेशन जो है वास्तव में इसके बराबर निकलता आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो, इस प्रकार देखा जाए तो दोनों समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों के मल्टीप्लिकेशन जो है वास्तव में इसके बराबर आया है दोस्तों। और आपको चित्र पता है कि दोनों विकर्णों के मल्टीप्लिकेशन के आधे के बराबर ही क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार देखा जाए तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वास्तव में एस स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है एस स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर है। बोलो हाँ कि ना बोले हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, बोलो सारी चीजें क्लियर है, यहाँ पर हमें कहीं का भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में दोस्तों हम कुछ और नया यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं वर्ग के बारे में। अब दोस्तों आइए हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और वर्ग के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आखिर वर्ग होता क्या? सबसे पहली बात आती है कि वर्ग होता है दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के बीच में बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। तो उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे दोस्तों जैसे दोस्तों जैसे दोस्तों जैसे दोस्तों अगर इस आकृति की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, अगर इस आकृति की ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक जगह बनने वाला कोण जो है 90 डिग्री है, तो इसी आकृति को ही हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसी ही आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो किसी भी मैं इसका नामकरण कर लेता हूं। मान लीजिए तो ये जो वर्ग है इसका ये वाला शीर्ष ए है और ये वाला जो शीर्ष है, ये वाला जो शीर्ष है वो बी है और ये वाला जो शीर्ष है ये सी है और ये वाला शीर्ष जो है डी है। तो किसी भी वर्ग के दोनों शीर्षों तो किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस चतुर्भुज ये जो चतुर्भुज हमारा है इसके भी विकर्ण को, ये जो हमारा वर्ग है, ये जो हमारा वर्ग जो है इसके भी दोनों शीर्षों को आमने सामने की मिलाने वाली जो रेखा होगी वो भी विकर्ण कहलाएगी। तो ये रेखा भी हमारी विकर्ण है। तो किसी भी वर्ग का जो पहला किसी भी वर्ग का विकर्ण जो होता है, किसी वर्ग का एक विकर्ण जो होता है पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम इस वर्ग में ये वाला विकर्ण खींच रहे हैं या ये वाला अगर खींचते हैं तो पूरा एरिया जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर तो किसी भी वर्ग के दोनों विकर्ण हम खींचते हैं तो पूरा एरिया जो होता है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। पूरा जो एरिया होता है वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये बातें हमेशा ध्यान आपको रखना है कि किसी भी वर्ग का अगर हम एक विकर्ण खींचते हैं तो पूरा एरिया जो होता है 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। अगर दोनों विकर्ण हम खींचते हैं तो 4 बराबर भागों में एरिया बढ़ जाता है। दोस्तों जिस प्रकार समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को, उसी प्रकार दोस्तों वर्ग में भी दोनों विकर्ण जो होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार दोस्तों समचतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। उसी प्रकार दोस्तों वर्ग में भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब इस हिस्से की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई इस हिस्से की होगी, जितनी लंबाई इस हिस्से की होगी उतनी लंबाई इस। तो किसी भी वर्ग के दोनों विकर्ण जो होते हैं, किसी भी वर्ग के दोनों जो विकर्ण होते हैं वो वास्तव में समान लंबाई के होते हैं। जैसे दोस्तों आयत में दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, वैसे ही वर्ग के दोनों विकर्ण जो होते हैं बराबर लंबाई के होते हैं। ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों जिस प्रकार समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है शीर्ष पर बने कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसी प्रकार दोस्तों वर्ग में भी विकर्ण जो होता है शीर्ष पर बने कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है।
तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, यहाँ पर बनने वाला कोण अगर पूरा 90 डिग्री है, तो इस विकर्ण को खींचने पर ये जो पूरा कोण हमारा 90 डिग्री का था वो दो बराबर भागों में बांट गया होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री हो गया होगा और ये वाला कोण भी हमारा 45 डिग्री हो गया होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी वर्ग के का जो विकर्ण होता है वो शीर्ष पर बने कोण को 45-45 डिग्री के भागों में बांटता है, 45-45 डिग्री के भागों में बांटता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, तो जिस प्रकार आयत हो गया, वर्ग आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, इन तीनों में आमने सामने के कोण जब दोनों विकर्ण खींचे जाते हैं तो आमने सामने के कोण समरूप और सर्वांगसम होते हैं। ठीक उसी प्रकार वर्ग में भी जब दोनों विकर्ण आपस खींचे जाते हैं तो आमने सामने के कोण, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के त्रिभुज जो होते हैं समरूप और सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब अगर ये दोनों विकर्ण खींचे गए हैं तो ऐसे ये जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज से समरूप होगा और सर्वांगसम होगा। इसी प्रकार ये वाला जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज से समरूप हो, इस त्रिभुज से समरूप होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एक विकर्ण खींच रहे हैं तो ये वाला जो अगर ये वाला विकर्ण मैं केवल खींचता हूं तो ये वाला जो हमारा ये वाला जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के हमारा समरूप होगा और सर्वांगसम होगा। ठीक है, अगर ये वाला केवल विकर्ण खींच रहे हैं तो ये वाला जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज से समरूप होगा और सर्वांगसम होगा। तो ये सारी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये सारी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यहीं से मैं एक चीज और निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा वर्ग है, मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है a मीटर है या a सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर दोस्तों ये दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा a है, मतलब ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। ठीक है, आप मुझे बताइए इसका परिमाप क्या होगा। अगर इसका परिमाप निकालना है तो इसकी चारों भुजाओं का योग करना है। तो अगर मैं चारों भुजाओं का योग करता हूँ तो 4a आया। इस प्रकार देखा जाए तो इस वर्ग का जो परिमाप है उसकी भुजा के 4 गुने के बराबर है। हाँ, उसकी भुजा के 4 गुने के बराबर है। तो यहीं से एक दूसरा नियम निकल जाता है कि किसी भी वर्ग का जो परिमाप होता है साइड के 4 गुने, किसी भी वर्ग का परिमाप जो होता है उसकी लंबाई के किसी भी वर्ग का जो परिमाप होता है उसकी भुजा की लंबाई के 4 गुने के बराबर होता है, जैसा कि आप तो देख रहे हैं। हाँ, तो यहीं से एक नियम निकलता है कि किसी भी वर्ग का जो परिमाप होता है उस वर्ग की भुजा की लंबाई के 4 गुने के बराबर होता है। मतलब अगर भुजा a है तो परिमाप जो होगा 4a होगा। ठीक है, जहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो किसी भी ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ दोस्तों एक बात बताइए, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ दोस्तों ये जो त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर बनने वाला 490 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो भुजा हमारी a है और ये वाली भुजा b, ये भी हमारी a है, तो ये वाली जो भुजा निकल कर आएगी, ये वाली जो भुजा निकल कर आएगी, ये वाली जो हमारी भुजा निकल कर आएगी, ये वाली जो हमारी भुजा निकल कर आएगी √2a निकल कर आएगी, √2a निकल कर आएगी, √2a निकल कर। मतलब ये हमारा क्या है, विकर्ण, मतलब विकर्ण की जो लंबाई निकल कर आएगी इस वर्ग की √2a आएगी। तो यहीं से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है, मतलब डायगोनल जो होता है √2a होता है। किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है √2a होता है। अगर आपको ध्यान नहीं है, अगर आपको ये वर्ग का विकर्ण ध्यान नहीं रहता तब भी आप निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ध्यान रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका एरिया भी तो होगा, आपको एरिया पता होगा। किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर भुजा a है तो उसका जो एरिया होगा a स्क्वायर होगा। तो ये 3-4 पॉइंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और जो सारी चीजें मैंने वैसे बताई है, मुंह से बोलकर बताई है, उन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में दोस्तों इसके ऊपर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है। कह रहा है कि चित्र में एक ABCD वर्ग है। चित्र तो नहीं दिया गया है, ठीक है, तो चित्र यहाँ पर मैंने बना दूंगा अभी। कह रहा है कि चित्र में ABCD एक वर्ग है और कह रहा है AC एक विकर्ण है।
AC इसका एक विकर्ण है। कह रहा है कि CAD जो है x है, तो कोण x का मान कह रहा है कि तो x का मान और वर्ग की भुजा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपको विकर्ण नहीं पता है कि विकर्ण की लंबाई होती क्या है वर्ग की, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे। कैसे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि चित्र में, तो चित्र तो बनाकर नहीं दिया गया है, तो हाँ फिगर तो बनाकर नहीं दिया गया है, तो मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ जिस फिगर की बात कर रहा है। दोस्तों इस ना तो हटा ही दीजिए, ठीक है, इसे हटा दीजिए, जो चित्र में लिखा है ना इसे हटा दीजिए, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब पढ़िए, अब आपका क्वेश्चन सही हो गया, अब आपका क्वेश्चन सही हो गया, अब आपको कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी आने वाली नहीं। कह रहा है एबीसीडी एक वर्ग है, कह रहा है एबीसीडी एक वर्ग है, हाँ ठीक है। कह रहा है एबीसीडी एक वर्ग है और इसका एक एसी एक विकर्ण है। कह रहा है ये जो हमारा एसी है, एसी जो है इसका विकर्ण है, ठीक है। एसीडी एसी कह रहा है इसका विकर्ण है। कह रहा है सीएडी जो है, सीएडी जो है, कह रहा है यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो वास्तव में एक्स डिग्री है। क्या है, एक्स डिग्री। कह रहा है कि तब बताइए एक्स का मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि वर्ग की भुजा और विकर्ण का अनुपात क्या होगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका हम मान निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको तो ये पता है कि किसी भी वर्ग में दो भुजाओं के बीच में बनने वाला जो कोण होता है, किसी भी वर्ग में दो भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण हमारा 90 डिग्री होगा। आपको ये भी बात पता है कि किसी भी वर्ग में जो विकर्ण होता है वो शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, कभी हाँ। तो इस 90 यहाँ पर बनने वाले 90 कोण को ये वाला विकर्ण दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, कभी हाँ। मतलब ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री हो गया होगा और ये वाला भी कोण हमारा 45 डिग्री हो गया होगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला कोण हमारा क्या है, कभी ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री है, 45 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, कभी हाँ। ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री है। इस प्रकार देखें तो यहाँ पर बनने वाला कोण, इस प्रकार x की वैल्यू कह सकते हैं ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू तो निकाल ली है। अब विकर्ण भी पूछ रहा था, कह रहा था कि भुजा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। इस विकर्ण और इसकी लंबाई, इस भुजा की जो लंबाई है उसका अनुपात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 45 डिग्री है। आप मुझे बताइए यहाँ पर ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर बनने वाला कोण 45 डिग्री। आप मुझे देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू जो होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है, साइन 45 की वैल्यू 1/2 थी। तो हमारे अनुसार देखा जाए तो साइन 45 की वैल्यू जो होगी वास्तव में लंब बटे कर्ण के बराबर होगी, तो यहाँ। और वैसे देखता हूँ तो साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/2 के बराबर होती है। मतलब अगर मैं देखूं तो लंब अगर हमारा 1 है तो कर्ण हमारा √2 होगा। तो साइन 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। इसका मतलब यही है कि यदि हमारा लंब जो है 1 है तो हमारा कर्ण जो होगा √2 होगा। कर्ण हमारा √2 होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कर्ण हमारा √2 होगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे तो हमसे पूछा क्या गया था, तो हमसे भुजा और इसकी विकर्ण की लंबाई का अनुपात पूछा गया था। तो भुजा क्या है, कहोगे देखिए भुजा तो हमारी 1 है और कर्ण की लंबाई क्या होगा, √2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस वर्ग की कर्ण और विकर्ण की जो लंबाई होगी, कर्ण और भुजा और विकर्ण की लंबाई का जो अनुपात होगा 1/√2 होगा। तो ये तो हमेशा दो, तो चाहे जो वर्ग हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमेशा दो तो वर्ग भुजा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात वास्तव में यही होगा हमेशा, ठीक है। आपसे और क्वेश्चन भी कर सकता है, आपसे ऐसे कह सकता था, आपसे और भी क्वेश्चन कर सकता था, ठीक है। लेकिन उस चीज को मैं आगे चलकर मैं बताऊंगा किस प्रकार और क्वेश्चन कर सकता, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं हाथों हाथ, इस क्वेश्चन को भी हम हाथों हाथ कर लेते हैं। उसके बाद आज ही क्लास अपने यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि PQRS एक वर्ग है। कह रहा है M जो है भुजा PQ का मध्य बिंदु है। कह रहा है N जो है भुजा QR पर एक ऐसा बिंदु है कि QN जो है भुजा QR का 1/4 भाग है। कह रहा है यदि त्रिभुज MQN का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण PR की लंबाई जो वर्ग का विकर्ण जो PR है उसकी लंबाई क्या होगी, हाँ। तो आइए हम वर्ग का विकर्ण जो PR है उसकी लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा वर्ग PQR, मान लीजिए ये हमारा वर्ग PQ, तो ये हमारा वर्ग है, इसका ये वाला शीर्ष P है और ये वाला शीर्ष Q है और ये वाला शीर्ष R है और ये वाला शीर्ष S। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो देखा यहाँ तक सारी चीजें कह रहा है कि ये जो हमारा PQRS वर्ग है, इस PQRS वर्ग में
एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप दोस्तों ये वाला जो शीर्ष है, ये वाला जो शीर्ष है, आपको ये वाला शीर्ष जो है इसे P मानिए, इसे Q मानिए। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी घटना हो यहाँ पर हो, इस निचली वाली भुजा पर हो, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर दूसरी भुजा पे होगी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि मैं समझाने के लिए इस भुजा का यूज करूँ। ठीक है, कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है। ठीक है, कह रहा है एम जो है भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु है। कह रहा है एम जो है वो भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु। ठीक है, कह रहा है कि एम जो है क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु स्थित है। कह रहा है कि ये जो क्यू आर है, इस पर एक बिंदु एन इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि इसकी लंबाई जो है क्यू आर की, ये जो क्यू आर है इसकी लंबाई का एक चौथाई के बराबर है। मतलब अगर इस क्यू आर की जो लंबाई है 4 यूनिट है, तो इस क्यू आर की लंबाई क्या होगी? 1 यूनिट। तो एक बार बताइए, इस क्यू आर की लंबाई क्या है? उसमें से इसकी लंबाई क्या है? तो 1 यूनिट। इसकी लंबाई क्या होगी? तो 3 यूनिट होगी। बोलो हाँ ना? कह रहा है कि एम क्यू एन जो है, एम क्यू एन कह रहा है इस त्रिभुज की बात कर रहा है। कह रहा है एम क्यू एन जो है इसका क्षेत्रफल हमने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कह रहा है कि विकर्ण वी पी आर जो है, विकर्ण पी आर जो है इसकी लंबाई क्या होगी? कह रहा है ये जो विकर्ण हमारा पी आर है, हम पी आर जो है इसकी लंबाई क्या होगी? तो आइए हम विकर्ण पी आर की लंबाई निकालेंगे यहाँ पर। आइए हम विकर्ण पी आर की लंबाई निकालेंगे। आइए हम विकर्ण पी आर की लंबाई निकालेंगे। दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो शीर्ष आर दिख रहा था, इसे इस मध्य बिंदु से मिला दिया, इस मध्य बिंदु से मिला दिया। आपको कोई दिक्कत है? तो दोस्तों अगर मैं मिलाता हूं तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 त्रिभुज छोटे-छोटे बने हैं यहाँ पर। इस वाली भुजा पर 2 छोटे-छोटे त्रिभुज बने हैं। और जब दोस्तों आपको चित्र की पता है कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज एक ही शीर्ष को साझा करते हुए बनाए जाते हैं, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज एक ही शीर्ष को साझा करते हुए बनाए गए हैं, तो क्षेत्रफल जो होगा इन दोनों त्रिभुज के आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इनके आधारों का अनुपात 1:3 है, तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:3 होगा। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 3 यूनिट होगा। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट नहीं है, 1 यूनिट नहीं है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की दूरी। दोस्तों एक बात होती है, इसका एक क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इसका क्षेत्रफल 3 यूनिट है, तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट वास्तव में इसको करेगा तो 4 यूनिट वास्तव में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को पड़ेगा। हाँ, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को पड़ेगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इस प्रकार देखा है तो इसका एरिया जो है वास्तव में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बताइए दोस्तों, ये हमारा क्या था? मध्य बिंदु। दोस्तों इस त्रिभुज में आर शीर्ष को इस भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया गया, तो ये जो भुजा होगी हमारी मीडियन होगी। और आपको चित्र में पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो मीडियन होता है पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इस त्रिभुज का ये जो मीडियन है इस पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांट देगा। उसमें से एक भाग का एरिया ये है, तो दोनों भाग का एरिया क्या होगा देखिए। उसमें से अगर एक भाग का एरिया ए है, तो दोनों भाग का एरिया जो होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोलो हाथ ना पूरी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें। दोस्तों इस प्रकार देखा है तो इसका एरिया जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो विकर्ण है इस पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। तो उसमें से एक भाग का एरिया ये है, तो दोनों भाग का एरिया क्या होगा? तो दोनों भाग का एरिया जो होगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस वर्ग का जो एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। हमें पता है कि किसी वर्ग का जो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इसका एरिया जो है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब साइड का स्क्वायर जो होगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अगर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पर साइड निकालता हूँ तो साइड निकल कर आएगा 20। क्या निकल कर आएगा? 20 निकल कर आएगा। हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि आपको दोस्तों अच्छी तरीके पता हो गया कि ये जो वर्ग हमारा है इसका भुजा जो है 20 है। हाँ दोस्तों इसका भुजा क्या है? 20 है। ठीक है, अब दोस्तों विकर्ण हमें निकालना है। किसी भी दोस्तों वर्ग का जो विकर्ण होता है भुजा √2 होता है। वर्ग का विकर्ण जो होता है क्या होता है? तो भुजा √2 होता है। मतलब भुजा से √2 गुना के बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा के √2 गुने के बराबर होता है। भुजा क्या होगा? 20 है।
इस भुजा के अंडर रूट 2 गुने के बराबर होगा। हाँ, इस भुजा के अंडर रूट 2 गुने के बराबर होगा, मतलब वर्ग का विकर्ण जो होगा 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर होगा। आप बताइए यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी हो तो कहोगे नहीं, हमें यहाँ पर भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से अच्छे वे में आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।